नमस्कार मित्रों। आज बहुत अरसे के बाद में हमारे साथ देश के राजपुरुष और विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी जुड़े हैं। यशवंत सिन्हा जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और दुनिया भर की बातें हम आज करना चाहते हैं और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भीख मांगते मांगते कई देशों की यात्रा उन्होंने करी थी। 35 साल तक भीख मांगा था और उन्होंने विदेश यात्राएं करी थी और अभी देश को भिखमंगा बनाने पर तुले हुए हैं। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आज संसद का सत्र शुरू हुआ और मेरे ख्याल से वो प्राइम मिनिस्टर की गरिमा तो उनमें है ही नहीं। उन्होंने एक इसरो के साइंटिस्टों का, वो यंग साइंटिस्टों ने क्या चमत्कार बताया और 56 साल का युवा यानी राहुल गांधी पर उन्होंने तंज, तो जिस प्रकार से खिंदे की बात करी, तो मेरे ख्याल से वो काफी सीरियस है नहीं। अंदर से तो मेरे ख्याल से वो काफी परेशान होंगे, क्योंकि देश में अब तो ये पहचान मिल गई है कि ये मूर्ख बना रहे हैं सब लोगों को। और ये जैन जी का आंदोलन जो शुरू हो गया है, वो आंदोलन या तो उनके द्वारा प्रेरित है या फिर वो उससे परेशान है, क्योंकि 20-21 दिन के बाद में उन्होंने आज मेरे ख्याल से नड्डा साहब को मिलने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नामक वो ऑनलाइन पार्टी जो है, उसके 2 नुमाइंदे नड्डा साहब के पास पहुंचे। नड्डा साहब ने तो कहा कि मैंने तो बुलाया ही नहीं था। यानी सरकार तो किसी से संवाद करना चाहती नहीं है। किसानों के आंदोलन में 700 का यानी उनके शहीद हो गए किसान। उन्होंने कहा कि मेरे लिए थोड़े मरे थे और उनको कोई चिंता नहीं थी उनकी। तो इस प्रकार से आज संसद का सत्र शुरू हुआ। मेरे ख्याल से राज्यसभा में तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नीट का इश्यू, बच्चों का इश्यू, राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का इश्यू और कितनी समस्याएं हैं। मेरे ख्याल से ये जिस प्रकार से चुनाव जीतते जा रहे हैं, चुनाव आयोग को अपनी जेब में जिस प्रकार से रखा है और ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये इनकम टैक्स इसका जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, एसआईआर का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में अभी तो एसआईआर के दौरान जो खबरें आई हैं, साहब आप चौंक जाएंगे, हमारे दर्शक भी चौंक जाएंगे। हमने उस पर एक एपिसोड भी किया था कि कुछ यानी 2 लाख मतदाता ऐसे थे जिनके माता पिता नाबालिग थे, ऐसा एसआईआर में मालूम पड़ा है। अब देखिए 15 साल से कम के माँ बाप हैं और उनके बच्चे वो मतदाता बन जाते हैं। ये तो मेरे ख्याल से इनकी एक पॉलिसी है जिस प्रकार से वो मतदार बनाते हैं और जीतते हैं। मगर आज दिल्ली में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, उसको पार्लियामेंट की ओर वो जा रहे थे, युवा जा रहे थे, उनको रोका गया। पार्लियामेंट के कुछ सदस्य, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर रावण, वो जो उनसे मिले हुए हैं, वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस को हराने के लिए गए थे भाजपा की ओर से। जिस प्रकार से हमारे जनाब प्रकाश आंबेडकर भी उनके नुमाइंदे हो गए हैं पिछले चुनावों में। तो इस प्रकार से वो मेरे ख्याल से पार्टियां तोड़ते हैं और उनको इस बार 2/3 मतलब अपना संख्याबल करना है और संविधान को बदलना है। ऐसी स्थिति में विदेश यात्राएं आप न करें, मगर मैं तो करूंगा, मैं बार बार करूंगा। और विदेशों में जाके वो भाषण झाड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, मगर उनको उसकी कोई चिंता नहीं है। और ट्रंप साहब के पास जिस प्रकार से बैठे थे, एक पर्ची लेकर बैठे थे, जैसे कि हेडमास्टर डंडा लेके बैठा है और एक स्टूडेंट वो उसको वो पाठ दे रहे हैं, डरता हुआ वो स्टूडेंट जिस प्रकार से बात करता है, उसी प्रकार से मेरे ख्याल से अपने देश की बेइज्जती हो रही है। तो आपके विचार
यानी राष्ट्रीय मसलों पर और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर आज जमकर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जमकर बात करें, क्योंकि बहुत अरसे के बाद में आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप दिल खोल के बात करें। यशवंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। ये सही है कि मैं बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पर आ रहा हूँ। दरअसल बीच में कई महीने हमारी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी जी। तो इसलिए मैं किसी चैनल पर या यूट्यूब पर नहीं गया, और मुझे खुशी है कि आज वो मौका मिला हम लोगों को एक बार फिर बात करने का। और जैसा आपने कहा कि जमकर बात करने का दिल कर रहा है आपका भी और मेरा भी, क्योंकि बात बहुत दिन के बाद हो रही है, तो जमकर बात करेंगे। और आपने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को एक एक करके उन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी की बात करूंगा। जी। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जब उनके जो फाउंडर हैं दिपके, वो आए थे तो सरकार ने उनको गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट से जो ये स्थल था जंतर मंतर में वहां तक ले जाने का काम किया। एक और खबर आई कि सोनम वांगचू से एलजी जो हैं लद्दाख के, उनकी बातचीत हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट है, अच्छा है। तो मेरे मन में ही ये शंका आज के दिन है कि भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये क्या चीज़ है और किसकी उपज है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आपके प्रदेश के जो दो महानुभाव आज दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं, वो न केवल सत्ता पक्ष संभालने की नीयत रखते हैं, इरादा रखते हैं, बल्कि वो विपक्ष को भी मैनेज करना चाहते हैं। और विपक्ष में कुछ ऐसे लोग उभर जाएं जो उनके नियंत्रण में रहें, वो कंट्रोल करें उनको, और उसके बाद उनका एजिटेशन हो, फिर एजिटेशन को मैनेज कर लिया जाए, जैसे लगता है आज हुआ। क्योंकि बिन बुलाए अगर दो प्रतिनिधि चले गए नड्डा से मिलने, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ऑपोजिशन स्पेस जो है उसको भी मैनेज करो, सत्ता का स्पेस जो है उसको तो मैनेज करो ही, तो टोटल कंट्रोल जो है हर चीज के ऊपर वो इनका हो जाएगा। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ऑपोजिशन का जो स्पेस है वो इस तरह की ताकतों के आने से ऑपोजिशन का स्पेस कम होता चला जाएगा, तो उनका रेलिवेंस भी कम हो जाएगा राजनीति में। तो ये सब बातें हैं, गंभीर प्रश्न उठे हैं, और हमें लगता है कि हम सबको और देश की जनता को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि हमारे जो महामानव हैं वो बार बार विदेश जाते हैं। विदेश क्यों नहीं जाएं? बढ़िया सा प्लेन है, सब सुविधाओं से लैस है, जहाँ चाहें उसको लेके जा सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं। तो जैसे हम लोग गाड़ी स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो जो प्रधानमंत्री का हवाई जहाज है उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत हो या नहीं हो वो जाते हैं। सेशल्स जैसे देश में वो गए और 3 दिन उन्होंने वहाँ बिताया। 3 दिन जी। जो एक छोटा सा टापू है। और अभी न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड में एक बात उन्होंने कही, उससे मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे तो मैं इनकी आदतों से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ जब इन्होंने कहा कि 35 साल पहले मैं न्यूजीलैंड आया था और उस समय मुझे किसी ने एक मफलर दिया, हाथ में पहनने के लिए दास्तान दिया, एक टोपी दी, और मफलर इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ था
और उसको लेकर गए थे न्यूजीलैंड। जो इंडियन ऑडियंस था उसको दिखाने के लिए कि देखो ये हमको मिला था 35 साल पहले। अब इन्हीं की बात अगर मानी जाए जो इन्होंने अपने जुबान से कही है कि 35 साल एक बार कहा, फिर कहा 40 साल मैंने भीख मांग के खाया, 75 साल इनकी उम्र हुई, उसमें 40 साल निकल गए भीख मांग के खाने में, 35 साल की उम्र बची। जो वर्ष बचे 35 साल में 18 साल के कितने कितने शादी हो गई, तो कोई भी अपनी लड़की कितना भी गरीब हो एक भीख मांगे को तो नहीं देगा। तो उसके बारे में भी तरह तरह की कहानियां हैं। कुछ ज्वेलरी की बात आती है कि जो गहने मिले थे उसका क्या हुआ। फिर ये कहते हैं हिमालय पहाड़ में चले गए। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आप जाइए गूगल सर्च कीजिएगा तो 1988 में जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, उसके लिए बहुत सारे उम्मीदवार दोनों पार्टियों में अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। उस समय बाइडेन साहब जो बाद में चल के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बने हैं, उस समय भी दावेदार थे। और मुझे ये बात इसलिए याद है कि 1988 में हम लोग उस समय जनता दल की तरफ से कैंपेनिंग करते थे और मैंने कई मीटिंग्स में इस बात को कहा था, इसलिए मुझे याद है। फिर मैंने गूगल में जाके डबल चेक किया। श्रीमान बाइडेन लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन उनको विड्रॉ करना पड़ा। और क्यों विड्रॉ करना पड़ा? इसलिए विड्रॉ करना पड़ा कि उन्होंने ये दावा किया कि जब वो लॉ स्कूल में थे तो वो जो फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स थे उसमें उनकी गिनती होती थी। तो वहां तो तुरंत रिसर्च होता है, तो मीडिया ने रिसर्च किया। फिर रिसर्च करके पता किया तो पता चला कि नहीं, वो टॉप 50 में नहीं थे, बॉटम 50 में थे। और सिर्फ इस बात पर हरि भाई, केवल इस बात पर कि ये कैंडिडेट अपने बारे में झूठ बोल रहा है, उनको पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया और स्वयं विड्रॉ कर गए। बराबर। एक झूठ, यहाँ तो झूठ का बाजार ही गर्म है। हाँ। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। सही मैं बात है। गंभीरता से हरि भाई आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो जी। ये है कि इस मुल्क को और इस देश के लोगों का ये अधिकार है ना कि वो अपने प्रधानमंत्री को जाने। मोदी जी कौन है, हम उनको जानना चाहते हैं। हमारा ये अधिकार है कि हम अपने प्रधानमंत्री को जाने। उनकी डिग्री की बात कीजिए तो गुजरात में केस हो जाता है, उसके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं। उनके जीवन के जो वर्ष बीते उसके बारे में बात कीजिए तो कोई जवाब नहीं है। किसी चीज के बारे में कोई जवाब नहीं है। ये देश 12 साल वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, 12 साल वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये देश अपने प्रधानमंत्री को जानता नहीं है। सही अब बात। जब तक उन्होंने खुद अपनी जुबान से नहीं कहा कि हम न्यूजीलैंड गए थे, तो मुझे तो नहीं पता था कि न्यूजीलैंड गए थे। मुझे ये पता था कि 2 बार इनको स्टेट डिपार्टमेंट, जो विदेश मंत्रालय है अमेरिका का, उसके निमंत्रण पर 2 बार ये अमेरिका गए थे। और उसकी जो वेबसाइट है स्टेट डिपार्टमेंट, 93 वाला। हाँ, 93। एक 93 में, एक 98 में, 2 बार गए थे। जी जी। और उसमें जो वेबसाइट है उसमें मोदी जी की फोटो है और उस फोटो में लिखा हुआ है इंटरनेशनल लीडर। मतलब जिस व्यक्ति को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ट्रेनिंग दी, वो व्यक्ति आज इंटरनेशनल लीडर बना हुआ है। ये उनके लिए बड़े फख्र की बात है। हमारे लिए है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके लिए है और इसलिए उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं कौन? कौन है ये जिनके बारे में हम लोगों को तनिक भी नहीं पता है? और फिर मैं बाइडेन साहब के पास आऊंगा कि एक मामूली झूठ बोलने के बारे चलते उनको विड्रॉ करना पड़ा था राष्ट्रपति के चुनाव के रेस से। तो हमारे प्रधानमंत्री का क्या होगा? और ये बेवकूफी की बातें मैं
उनकी जो है कि कैसे बादलों से रेडार काम नहीं करेगा, बादल चलते हैं, और मैंने उनको कहा, और इस तरह की जो बातें हैं, नाली में से गैस। हाँ, हमने उनको बताया, किसी को ये पता नहीं था कि बादलों में रेडार काम नहीं करेगा, इसलिए हमको फायदा भी है क्लाउड कवर का। MC², 1+1 11, हाँ ये हाँ, भी 2+6, ये मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स के अलग अजीब फॉर्मूला निकालते हैं। सब हर चीज का फॉर्मूला है। अब उन्होंने कहा कि मैं भगवान का भेजा हुआ अवतार हूँ, अपनी जुबान नॉन से। बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल हूँ और भगवान का भेजा हुआ अवतार हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे किसी खास काम के लिए भेजा है। अब भाई, राजनीति में तो तरह तरह के लोग होते हैं, आपस में उनका उनकी प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन भगवान के दूत के साथ कौन प्रतिस्पर्धा करेगा? भगवान के अवतार के साथ तो प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है ना। तो राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, मोदी जी अवतार हुए। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को एक फैसला करना चाहिए, और ये फैसला करना चाहिए कि चूंकि हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि मोदी जी हमको मिल गए हैं, अब भगवान के अवतार हैं, तो वो जब तक चाहें हम लोग उनको प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार हैं। और हम लोग कोई चुनाव नहीं चाहते हैं इस देश में, कोई एजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कहीं उनकी मुखालफत नहीं हो, और उनको शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी विपक्ष के अपना काम करने देना चाहिए जब तक वो चाहें। और ये जो चुनाव में पैसे वैसे दुनिया भर के खर्च होते हैं पार्टियों के और सरकार के, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी का दफ्तर बन गया है, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी एक झटके में यदि हम लोग ये फैसला कर लेते हैं। जी। अब ये इसी राह पर है मेरे ख्याल से, हाँ, इसी राह नहीं पर है मेरे ख्याल से। नहीं, इसी राह पर है। एक बात लेकिन इसमें बहुत हमको खटकती है, हमारे जैसे व्यक्ति को, जो इस देश का वित्त मंत्री भी रहा है, विदेश मंत्री भी रहा है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था, इतिहास का विद्यार्थी था, इसलिए पिछली बातें भी हमको याद हैं। और आप IAS भी रहे। मैं IAS भी रहा। वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये देश किसी के सामने झुका नहीं, किसी के सामने नहीं झुका। यस। चाहे वो नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय तो दुनिया भर के नेता हम ही लोग थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के नेता हम लोग थे, जी। G77 के नेता हम लोग थे, बड़ी इज्जत थी, मान सम्मान था दुनिया के देशों में। और किसी को शक अगर होता है तो वो जो वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर कि नेहरू जब अमेरिका गए थे तो कैसे उनको रिसीव किया केनेडी ने। दो दो प्रेसिडेंट प्लेन तक लेने के लिए गए थे। हाँ, प्लेन के अंदर घुस के उनको वहां से रिसीव किया। मोदी जी व्हाइट हाउस गए तो उनको एक अदना सा वहां के कर्मचारी ने रिसीव किया। तो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, शास्त्री जी हो, अटल जी हो, जो भी प्रधानमंत्री रहा इस देश का, कम समय के लिए रहा, ज्यादा समय के लिए रहा, उसने एक बात सुनिश्चित किया, और वो था देश की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और आपको याद होगा कि निक्सन को कैसी खरी खोटी सुनाया इंदिरा गांधी ने, और कैसे निक्सन और उनके जो विदेश मंत्री थे किसिंजर, वो दोनों उनको गाली बकते थे इंदिरा जी। गांधी को। उसके बावजूद उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। 7th फ्लीट आ गया था बंगाल की खाड़ी में, उससे वो डरी नहीं। तो कोई भी प्रधानमंत्री डरा नहीं है। अटल जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के ही थे ना। नहीं। आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध में नवाज शरीफ भागे भागे वॉशिंगटन गए, क्लिंटन साहब ने फोन किया अटल जी को कि आप आ जाइए तो दोनों बैठ के यहाँ पर बातचीत कर लेंगे और मामला
सुलझ जाएगा। अटल जी ने जाने से इनकार कर दिया। जी। तो सब लोगों ने देश के मान और सम्मान की रक्षा की है। और आज क्या फर्क पड़ गया है? आज फर्क ये पड़ गया है कि जो मीडिया था ना विदेश का, वो गोदी मीडिया तो है नहीं। जी। तो अब दृश्य क्या देखने को मिल रहा है जो पहले नहीं देखने को मिलता था। वो नॉर्वे की मीडिया पर्सन जो थी, उसने चिल्ला के कहा, मोदी जी आप सवाल क्यों नहीं लेते हैं? सबसे इंडिपेंडेंट जो प्रेस है दुनिया में, उसका सवाल आप लीजिए। और मोदी जी दुम दबा के नीचे उतर गए। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि आदमी तो प्रेस से बात ही नहीं करता है। तो विदेश की जो मीडिया है वो धीरे धीरे सब समझ गई है बात। अब मोदी जी जब जब विदेश जाएंगे, सेशल्स या टिम्बकटू जैसे देशों को छोड़कर, तो वहां पर उनकी विदेशी मीडिया के द्वारा आरती नहीं उतारी जाएगी, उनकी शिकायत ही होगी। और उनकी शिकायत का मतलब भारत देश की शिकायत, क्योंकि वो सही भारत बात। देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। नीट की परीक्षा रद्द हो गई, लीक कर गया। अभी भी जो नीट की दोबारा परीक्षा हुई है उसके बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। एक मुल्क, एक सरकार जो एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती, वो क्या करा सकती है? सही बात। तो ये सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों से कोई मतलब नहीं है। हम घूमने जाएंगे न्यूजीलैंड, हम घूमने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, हम कहीं पर भी जाएंगे जहां कुछ बचा हुआ है। अब मैं समझता हूं कि आपके जैसे खोजी पत्रकार को एक लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन कौन से देश बचे हुए हैं। वो जाएंगे वहां हाँ, जाएंगे। और वो लिस्ट को आप पीएमओ में भेजिए कि ये देश बच गए हैं, आपके जो 3 साल हैं अभी बचे हुए, उसमें उसी हवाई जहाज में बैठकर कृपया आप इन देशों की का भी भ्रमण कर लें, ताकि जब एक आकलन हो देश के प्रधानमंत्रियों का, तो एक बात के लिए आप बराबर याद रखे जाएंगे कि ऐसा कोई देश नहीं था जहां आप नहीं गए। नहीं, और जिस प्रकार से दावे कर रहे हैं, जैसे कि नेहरू से मैं ज्यादा शासन किया। अरे नेहरू 47 से प्राइम मिनिस्टर थे, 64 तक प्राइम मिनिस्टर थे। और ये अजीब बात कर रहे, एक और कहते हैं कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। सरदार पटेल ने कभी नहीं कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। उनकी बेटी ने भी लिखा दुर्गादास के वॉल्यूम के प्रिस्पेस में कि उनको कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था। और बहुत स्पष्ट था, सरदार पटेल ने भी कभी शिकायत नहीं करी, मगर इनको शिकायत करके अपने नाम को बड़ा करना है। नहीं नहीं, और दूसरी बात, एक झूठ जो प्रचारित हो रहा है आज के दिन गोदी मीडिया के द्वारा और भक्तों के द्वारा, वो ये है कि कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके लिए वोटिंग हुआ। नेहरू को कुछ वोट नहीं मिला, सारा वोट सरदार पटेल को मिला। सिंपल सी बात है कि वोट प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो रहा था, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए हो रहा था। अप्रैल अप्रैल 1946 में वो हो रही थी बात। हाँ, तब तो आजादी मिलेगी वो भी नहीं आया था। नहीं था। और दूसरी बात थी कि प्रधानमंत्री का पद, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही थी। एब्सोल्युटली। लेकिन झूठ बोल के बहुत सारे जो भक्त किस्म के लोग हैं वो विश्वास कर लेते हैं इस बात को। लेकिन अब विश्वास करके क्या मैं कहूँ आपको कि बहुत अफसोस होता है, हृदय को बहुत चोट लगती है जब मैं देखता हूँ कि गांधी जी को भी आजकल इस देश में गाली बकी जा रही है। सही बात, सही बात। ये तो गॉडसे को अपना आराध्य पुरुष मानने लगे हैं ना। उनके जो पार्लियामेंट के मेंबर तो खुलेआम वो कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए तो राष्ट्रपिता का सम्मान ही नहीं रहा। अच्छा, टैगोर को नीचा दिखाने के लिए बंकिम चंद्र का वो वंदे मातरम, जो कि आरएसएस की शाखाओं में पूरा गाया जाता है, उसको कंपलसरी कर देते हैं। यानी ये भी अजीब है। नहीं नहीं, उसका कानून भी आ रहा है ना हाँ, कानून कि भी आ रहा उसकी है। अगर अवहेलना हुई तो 2 साल की कितने की सजा भी हो जाएगी। तो तरह तरह की बात है। अब वो जो पार्टियों को तोड़ने वाली बात है वो इतनी खतरनाक है। मैंडेट
आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में जनता का मैंडेट जो होता है, जनादेश, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीधी बात। आपको जनादेश मिला इस लोकसभा में 240 सीटों का, आपने येन केन प्रकारेण सरकार बना ली। अब थोक में आप एमपीज को तोड़े हर पार्टी के, ताकि आपको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल जाए। ठीक है, 2/3 बहुमत आपको लोकसभा में किस बात के लिए मिल जाए? इस संविधान बात के बदलने के लिए, लिए। संविधान बदलने के लिए। तो संविधान को आप बदल के क्या करना चाहते हैं? आप प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं संविधान बदलकर। तो अभी जो कुछ परोक्ष रूप से हो रहा था, वो आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से होगा, और लोकसभा में 250 कितनी सारी और सारी सीटें जुड़ जाएंगी। महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन हो जाएगा, और ये जब तक चाहेंगे शासन में रहेंगे, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन होगा वो इस तरह किया जाएगा कि जो इनको वोट नहीं देते हैं उनकी संख्या ही कम हो जाए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। फिर अगर कुछ बचेंगे तो एसआईआर के प्रोसेस से उनको खत्म कर दो। हाँ हाँ, सही एसआईआर बात। के 27 लाख नाम कटे बंगाल में, 27 लाख, और 5 लाख नए नाम जोड़े गए, यानी कि टोटल हो गया 32 लाख। और 32 लाख के बारे में कपिल सिब्बल ने कहा कि गुजरात से, हरियाणा से और कहां कहां से ट्रेनों में भरकर बोगस वोटर्स लाए गए। जी। चुनाव आयोग इनके हाथ में है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है, जो चाहे कर सकते हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद ये चुनाव जीत जाते हैं, बहुत वाहवाही होती है कि भाई क्या ममता को हराकर पश्चिम बंगाल का चुनाव ये जीत गए। कैसे जीते इसकी चर्चा कम होती है। जी। और उसके बाद अब आप छोटी सी एक बात लीजिए, एक कोई मस्जिद था कोलकाता एयरपोर्ट पर, कहीं पड़ा हुआ था, इतने जी। सालों से कोई उससे खतरा पैदा नहीं हुआ, और उस मस्जिद को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि उससे खतरा है कोलकाता एयरपोर्ट को। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देश में यही बचा है, हिंदू मुसलमान करो और मुफ्त का भोजन खिलाओ। सही बात। मोदी जी ने स्वयं दावा किया है कि हमने गरीबी मिटा दी है, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या घटकर 5 करोड़ से भी कम हो गई है। और 82 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं। 82 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों दे रहे हैं? अपने घर से दे रहे हैं। तो तरह तरह की चीजें हो रही हैं इस मुल्क में, और सबसे अफसोस की बात है कि हम लोग सवाल पूछना भूल गए। सही बात। गोदी मीडिया का ये असर हुआ है कि इस देश के लोग अब सवाल पूछना ही भूल गए। अब कोई सवाल नहीं पूछता है, हम सब और कुछ सर, सवाल पूछना भूल गए हैं या तो डरते हैं। डर उनमें ऐसा पैदा हो गया है, जैसे मुसलमान तो वो आप पूछो नहीं तो भी कहते हैं मैं भाजपा को वोट देता हूं। अरे भाई, मैंने पूछा नहीं है। हमें हमें एक ड्राइवर मिला, रिक्शा ड्राइवर, पीछे उसका वो पंजाब का सिंबल था, तो हमने कहा कौन कार्यक्रम में हुआ है, यानी कांग्रेस का वो टी शर्ट था। वो बोले मैं भाजपा को वोट देता हूं। अजीब डर है, यानी आतंक आतंक इस प्रकार का फैला हुआ है। अच्छा, उसका उसके फैमिली के, उसका और उसके पिता के नाम के सिवा बाकी के नाम कट गए, यहां पर वोटर्स लिस्ट में ही नहीं है। यानी इस प्रकार से हो रहा है, और वो ज्यादा अभी बोलते भी नहीं है। और न केवल मुसलमान, बल्कि जिनको बिजनेस करना है वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि वो यदि सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठाते हैं तो उनके यहाँ रेड करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो एक आतंक का माहौल है। आपने ठीक ही कहा था एक बार अपने एपिसोड में ही कि लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है।
अब ये कैसे रिवाइव करना हमें, ये बात है। डर तंत्र है, हाँ, धमकी तंत्र है, डर तंत्र है, धमकी भीति तंत्र तंत्र है। डर तंत्र है, सही बात है। और आज जो इन्होंने चिट्ठी लिखी वांगचुक ने, आज दूसरी चिट्ठी लिखी, मैं कैसे ये छोड़ सकता हूं अनशन, तो उसमें कहीं उन्होंने मोदी या तो प्रधान के इस्तीफे की तो बात ही नहीं करी, वो विपक्ष को ही लाते हैं। और दल के नेता आए हैं और हमें मिले, उनको मिले, वे क्यों मिले? आप तो मिली भगत हैं, वैसे तो वो मोदी भक्त थे ही, आपको तो मालूम ही है लद्दाख में। अब तो सिंपैथी गेन कर रहे हैं। तो अजीब अजीब माहौल बना हुआ है सर। तो इसमें से आगे चलकर होगा क्या? मेरा अंतिम सवाल ये है, आगे चलकर होगा क्या? देखिए, हम लोगों ने बहुत निराशा की बातें की है। मेरी उम्र भी ऐसी हो गई है कि अब लगता है कि शायद इस निराशा के अलावा जीवन में और कुछ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूं। मैं निराश इसलिए नहीं हूं कि देश की जनता जो है सबसे ताकतवर वही है, और समय आने पर वो दिखा देगी। मैं ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसने जो प्रदर्शन किया जी पिछले दिनों से और आज, तो वो क्या दिखाता है? वो इस बात का संकेत है कि कितनी भी मिली भगत हो, लोगों के मन में गुस्सा है, नौजवानों के मन में गुस्सा है, और वो गुस्से का इजहार करने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। जी तो अगर सही नेतृत्व मिले, सही कॉज मिले, तो ये कितने दिन टिकेंगे? जनता अगर जाग गई तो ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। ये सारी तिकड़म करके, हमारे नेता थे चंद्रशेखर जी, वो कहा करते थे कि तिकड़म से राजनीति हो सकती है, तिकड़म से सरकार नहीं चलेगी। वाह, सही बात। तो सही तिकड़म बात। से ये राजनीति भी कर रहे हैं, तिकड़म से ये सरकार भी चला रहे हैं, और ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अब मैं फिर एक बार, शायद मैंने पहले भी कहा है आपके शो पर, कि विपक्षी दलों को सड़क पर उतरना चाहिए। जी ये नहीं है काफी अपने आप में कि कांग्रेस जनता पार्टी उतर गई और हंगामा हुआ। इनको उतरना चाहिए, पार्लियामेंट का घेराव इनको करना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। मैं फिर जोर देके कहूंगा, राहुल गांधी क्यों नहीं जेल जाते हैं? क्यों आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं? सही बात। मैं तो आईएएस ऑफिसर था, मैं कितनी बार जेल गया जब मैं राजनीति में आया। राइट। और उसके बाद मैंने मना कर दिया अपने साथियों को और खुद भी अपने को कि हम बेल नहीं लेंगे। बेलेबल ऑफेंस था, हम बोले बेल नहीं लेंगे, और जेल चले गए। 17 दिन जाके जेल में रहे। जी। तो जब मांग पूरी हुई तभी निकले। तो सवाल ये है कि आप अगर पूरी निष्ठा के साथ किसी कॉज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जनता प्रभावित होगी। सुविधा की राजनीति करेंगे तो जनता प्रभावित नहीं होगी। सही बात है। तो सर, आप 90 हो गए या होने जा रहे हैं जी, बावजूद इसके जिस प्रकार से आप आशावाद दिए हैं, मेरे ख्याल से हम लोग भी वो उसमें से प्रेरणा लेते हैं और आम जनता भी प्रेरणा लेगी, ऐसे हमें श्रद्धा है। जनता जागेगी और ये तिकड़मबाज भागेंगे, ये तो निश्चित है। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।